हिंदी साहित्य का रीतिकाल और रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक 200 वर्ष का कालावधि। हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमें रीतिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि या परिस्थिति और रीतिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि या परिस्थिति का अभ्यास करना है। बच्चों, हिंदी साहित्य का रीतिकाल श्रृंगार काल, अलंकृत काल, अलंकरण काल। रीतिकाल के जो अनेक नाम हैं, जो विद्वानों ने अपने अपने तर्क वितर्क या प्रतिभा अभ्यास के आधार पर रीतिकाल के अनेक नाम दिए। इस रीतिकाल के नाम से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है। मुझे तो ऐसा कहना है कि रीतिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि यानी धार्मिक परिस्थिति कैसी हो सकती है, इसके लिए यह समझने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष की आवश्यकता नहीं। इसका कारण यह है कि रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति तथा सामाजिक परिस्थिति का अभ्यास हमने इसके पहले किया है। यानी रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति और समाज की परिस्थिति किस तरह की थी, उसी के आधार पर हम रीतिकाल की धार्मिक परिस्थिति का यानी पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों, रीतिकाल का समय जो है वह समय संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से विनाश का काल है, विनाश का समय है। बच्चों, देश में या समाज में धर्म ये बहुत नाजुक विषय है। धार्मिकता ये नाजुक विषय है और एक श्रेष्ठ धर्म का रूप स्थापित करने के लिए या एक अच्छा धर्म स्थापित करने के लिए, प्रस्तापित करने के लिए समाज में संस्कृति का, सभ्यता का और नैतिक मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु हमने देखा रीतिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को हमने देखा, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का समय यह संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से विनाश का युग है। कौन सी सभ्यता थी रीतिकाल में? कौन सी संस्कृति थी रीतिकाल में? बच्चों, इस समय यानी रीतिकाल में नैतिक मूल्य जो है समाप्त हुए थे। ये नैतिक मूल्य क्या काम करते हैं? बच्चों, समाज में रहते हुए
समाज के लिए और हर एक इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, एक अच्छे मनुष्य के लिए नैतिक मूल्य आवश्यक होते हैं। फिर उसमें त्याग की भावना, प्रेम की भावना, सहिष्णुता की भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना, यह हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं। परंतु रीति काल में नैतिक मूल्य ही नहीं रहे। इस विकट दशा में समझ लीजिए कि रीति काल में इस प्रकार की स्थिति है, विकट स्थिति में धर्म के किसी भी व्यापक रूप की आशा करना दुराशा मात्र है। अरे ऐसी स्थिति में हम एक श्रेष्ठ धर्म या धार्मिक परिस्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इस युग में अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा और बाह्य आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। मंदिर के जो पंडित थे, पुजारी थे, या मस्जिद के जो मुल्ला लोग थे, इस क्षेत्र में सर्वे समझे गए थे। सर्वे सर्वा यानी श्रेष्ठ माने गए थे। यानी उस समय की जो सामान्य अनपढ़ जनता थी, अशिक्षित जनता थी, इन जनता के लिए मस्जिद का जो मुल्ला है, मंदिर का महंत है, मंदिर का पुजारी है, पंडित है, उनके जो वाक्य होते थे वे वाक्य वेद वाक्य या कुरान समझे गए थे। अरे भक्ति काल में तो भक्ति की धारा क्षीण हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। सूक्ष्मता के स्थान पर कामुकता की भावना निर्माण हुई थी। कामुकता की भावना यानी काम की भावना, शरीर सुख की भावना, शरीर तृप्ति की भावना ने जन्म लिया था। बच्चों, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी की बात यानी विक्रम संवत 1770, सारा वातावरण भक्ति का वातावरण था। भक्ति का काव्य लिखा जा रहा था, भक्ति का साहित्य लिखा जा रहा था। अचानक विक्रम संवत 1700 से रीति काल आरंभ हुआ और एक अलग प्रकार का श्रृंगारिक साहित्य, अलंकृत काव्य, प्रेम का साहित्य, प्रणय का साहित्य लिखा जाने लगा। यह बदलाव, यह परिवर्तन कैसे हुआ? यह परिवर्तन हुआ बच्चों, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार 3 परिस्थितियां हैं। हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे देश की सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। बच्चों, कहने के लिए मन में संकोच होता है, परंतु जो भी कुछ इतिहास है हमारे देश का, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वह जैसे के तैसा प्रामाणिकता से आप लोगों के सामने व्यक्त करना एक शिक्षक के नाते मेरा फर्ज है, इसीलिए कहना पड़ता है। बच्चों, हमारे जो राधा कृष्ण जो थे, जिनको हमने देवी देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवंत के रूप में हमने उसी समय भी उनकी पूजा की और आज भी हम पूजा करते हैं, वे सामान्य नायक नायिका के रूप में रीतिकालीन कवियों ने कविता में चित्रित किए। उदाहरण के रूप में मैं बता दूंगा आपको, पिछले साल SY BA में S2 के पेपर में कवि बिहारी के दोहों का अध्ययन हमने किया। बच्चों, कवि बिहारी के दोहों का नायक नायिका कौन है? राधा और कृष्ण है। राधा और कृष्ण नायक नायिका के रूप में चित्रित हुए, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है
और इतिहास में भी ऐसा लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण की आड़ में रीतिकालीन कवियों ने अपनी कामुकता की जो भावना है, काम वासना की जो भावना है, उसकी खुलकर अभिव्यक्ति की। यानी रीतिकालीन कवि के मन में ही कामुकता की भावना थी, शारीरिक आकर्षण की भावना थी, और वह कविता के माध्यम से व्यक्त की। परंतु कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए नायक नायिका राधा और कृष्ण को लिया गया। राधा और कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया, प्रणय क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया। कभी कभी तो वह चित्रण मर्यादा से बाहर भी हो गया है। मंदिरों और मठों के जो पुजारी थे तथा महंत जो थे, उनके जीवन में दिव्य प्रेम के स्थान पर वासना ने घर कर लिया। बच्चों, आज इस आधुनिक युग में भी हम जो भी कुछ किसी मठ में, किसी आश्रम में, जो भी कुछ धार्मिक स्थानों पर कुछ ना कुछ अनैतिक कृत्य चलता है, जो हम आज टीवी पर देखते हैं, कहीं ना कहीं घटना घटित हो जाती है धार्मिक स्थानों पर। यह घटना जो आज भी घटित होती है, ऐसी घटना है हमारे लिए नवीन नहीं है, समाज के लिए नवीन नहीं है। यह पहले कई जमाने में भी होती थी, क्योंकि मठों के जो पुजारी है, पंडित है, उनके जीवन में दिव्य प्रेम के स्थान पर वासना ने घर कर लिया था। और बच्चों, केवल राधा और कृष्ण ही काव्य के नायक नायिका नहीं बने। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के राम जो है, और आदर्श की मूर्ति जो सीता है, वह भी नायक नायिका के रूप में चित्रित हुई। यानी निर्गुण परंपरा में भी अनेक संप्रदाय इस कालावधि में निर्माण हुए हैं। बच्चों, रीतिकालीन साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि यानी रीति काल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, कौन कौन से विषय को लेकर साहित्य लिखा गया, उसी का अभ्यास हमें करना है। यानी रीतिकालीन साहित्यिक परिस्थिति या पृष्ठभूमि। बच्चों, मैंने कई बार कहा कि किसी भी काल में जो साहित्य लिखा जाता है या जिस साहित्य का जन्म होता है, उस काल की परिस्थिति के अनुसार जन्म लेता है। रीति काल की राजनीतिक परिस्थिति को हमने देखा, रीति काल की सामाजिक परिस्थिति को हमने देखा, रीति काल की धार्मिक परिस्थिति को हमने देखा। इन तीनों परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रीति काल का साहित्य कैसा होगा। बच्चों, रीति काल का जो प्रारंभ है, विक्रम संवत 1700, ये जो प्रारंभ है ना, वह शाहजहां के शासन काल के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। यानी शाहजहां का उत्तरार्ध। वो जो उस युग में प्रदर्शन की प्रवृत्ति, प्रदर्शन का मतलब होता है दिखावा, अलंकार की प्रवृत्ति प्रमुख थी, श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। बच्चों, आप लोगों को पता है ना, शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज की याद में, मुमताज के मरने के बाद एक कब्र बांधी है जिसका नाम है ताजमहल। उसी को मुमताज महल भी कहा जाता है। सारी दुनिया का एक अजूबा है, एक चमत्कार है ताजमहल। वो शाहजहां की पत्नी थी, वो मुमताज। उस आगरा के यमुना नदी के खड़े जो ताजमहल है, जो उसकी कलाकृति है, 20 साल लगे थे उसे बनवाने। उसकी जो कलाकृति है वह एक प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। यानी उस काल में, यानी रीति काल में प्रतिभावान कलाकारों के लिए, जो प्रतिभावान विद्वान ऐसे कलाकार थे, उनके लिए शहंशाह
शाहजहां का दरबार सदैव खुला रहता था। और उस युग में बच्चों, राजा के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, राजाश्रित कवि थे, जो कलाकार थे, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना चलती थी। वह भावना बादशाहों में भी थी प्रतियोगिता की, जैसे कि आज भी है। आधुनिक युग में नेताओं में भी प्रतियोगिता की भावना चलती है, स्पर्धा की भावना चलती है। अरे उसी तरह उस जमाने में बादशाहों, राजाओं में भी प्रतियोगिता की भावना थी। और प्रत्येक बादशाह, प्रत्येक राजा के गुणगान करने के लिए उत्तम कलाकार की हमेशा राजा और बादशाह खोज करता था। और प्रत्येक मुगल सम्राट के दरबार में या हिंदू राजा के दरबार में कोई ना कोई एक अच्छा विद्वान कलाकार होता था, केवल राजा का गुणगान करने के लिए। बच्चों, उस समय मुगल दरबार की भाषा जो थी ना, वह फारसी भाषा थी। और उस समय की फारसी में दो शैलियां प्रचलित थी, काव्य लिखने की शैलियां प्रचलित थी। एक भारतीय ईरानी शैली और दूसरी शुद्ध ईरानी शैली। यह प्रथम शैली जो है, भारतीय ईरानी शैली के प्रतिनिधि लेखक यानी कवि अब्दुल फजल थे। और उनकी शैली में अलंकार की एकमात्र प्रधानता थी। बच्चों, उस समय फारसी शैली में लैला मजनू आदि की रोमानीय यानी रोमांटिक कहानियां भी लिखी जा रही थी। आपको पता होगा, शायद आप नई पीढ़ी के लोग हैं, परंतु कई साल हो गए लैला मजनू नाम का एक सिनेमा, हिंदी सिनेमा आया था, हिंदी फिल्म आई थी। बहुत सुंदर चर्चिली फिल्म थी उस जमाने में। वह प्रेम कहानी थी। दूसरी ओर देखा जाए ना बच्चों, शाहजहां जो थे या उस जमाने में जो राजा थे, उनमें आत्म प्रशंसा सुनने का अत्यंत प्रेमी। वैसे देखा जाए तो हर एक आदमी जो है, आज भी हर एक नेता हो नहीं तो आदमी हो, वह आत्म प्रशंसा सुनने का अत्यंत प्रेमी होता है। हर एक मनुष्य को ऐसा लगता है ना कि कोई मेरी प्रशंसा करे। स्वयं के मुख से भी लोग स्वयं की प्रशंसा करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और दूसरे के मुंह से भी प्रशंसा सुनने के लिए मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। अतः शाहजहां के दरबार में प्रशस्ति गान बहुत ही तत्कालीन नवाबों, सामंतों, छोटे छोटे राजाओं में भी यह प्रवृत्ति अत्यंत जोरों पर थी। यानी रीतिकालीन कवियों को फारसी कवियों की प्रतियोगिता में आने के लिए उस समय परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि फारसी कवि जो थे, उन्होंने लैला मजनू की प्रेम कहानियां, और उस प्रेम कहानियों में, प्रेम काव्य में लैला मजनू नायक नायिका के रूप में उन्होंने चित्रण किया, उनके प्रेम का, उनकी प्रणय का। और उस समय हिंदू राजा, उनके दरबार में रहने वाले जो हिंदू कवि थे, उनको भी परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ा। मैं तो समझता हूं हिंदू कवियों का भी उसमें दोष नहीं है। प्रतियोगिता में आना है, स्पर्धा करनी है, तो समाज के अनुसार, समय के अनुसार मनुष्य को बदलना पड़ता है। हिंदू कवियों को भी बदलना पड़ा, और इसलिए हिंदू कवियों ने राजा के आश्रय में रहते हुए उस समय राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में काव्य में चित्रित किया है। यानी उस समय का काव्य जो था, वह केवल राज दरबार का काव्य था। उसमें लोक मंगल की भावना बिल्कुल नहीं थी, अथवा समाज का चित्रण भी उसमें नहीं था। यानी इस प्रकार देखा जाए तो रीतिकालीन साहित्य देखा जाए तो राजा के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, उनमें पांडित्य प्रदर्शन की भावना थी कि स्वयं को पंडित, पांडित्य यह उपाधि प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या करते थे ये लोग
पांडित्य प्रदर्शन के लिए कठिन से कठिन ऐसे विषय पर काव्य रचना करते थे। कठिन से कठिन विषय यानी कौन सा विषय? काव्य के जो अंग है वो रस होगा, छंद होगा, अलंकार होगा, नय का भेद होगा। काव्य के अंगों का वर्णन वे कविता में करते थे और इसीलिए रीति काल में रीति के ग्रंथ लिखे गए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण हुआ है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ यानी रीति के ग्रंथ। बच्चों, रीति शब्द का अर्थ क्या है? काव्य लिखने की एक विशिष्ट पद्धति। कविता जब लिखी जाती है तो कविता के जो अंग है उसी के आधार पर कविता लिखी जाती है और इस कालावधि में यानी रीति काल में श्रृंगारिक साहित्य, अलंकृत साहित्य और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अधिक लिखे गए। यानी इस तरह से देखा जाए तो रीतिकालीन साहित्य की परिस्थिति है।